लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। आज से हम बिजनेस मैनेजमेंट की शुरुआत करेंगे। इस सब्जेक्ट को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या बिजनेस स्टडीज़ के नाम से भी पढ़ाया जाता है। ये सब्जेक्ट सभी कोर्सेज बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए में पढ़ाया जाता है और मैनेजमेंट एक कॉमन टॉपिक है, तो इसे कई टेक्निकल कोर्सेज बीसीए, बीटेक में भी पढ़ाया जाता है। बिकॉज चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, मैनेजमेंट इज कंपलसरी। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के मोस्ट फेमस 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिए थे, आज हम उन्हें कवर करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्ड आप सभी ने सुना होगा और कहीं ना कहीं हम सभी को मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अपनी लाइफ में अप्लाई करने पड़ते हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो या अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए गोल सेट करके उन पर काम करना हो। नॉर्मली मैनेजमेंट को सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं द कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग। मीन्स चीज़ों को कंट्रोल करना और ऑर्गेनाइज करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। यहाँ पर मैनेजमेंट का मीनिंग दिया हुआ है, व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट सिंपली एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग। मीन्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। किसका? द ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को मीट करने के लिए, इफेक्टिव वे में पूरा करने के लिए मैनेजमेंट की हेल्प से अपने फिजिकल, फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज़ करती है, ताकि कम रिसोर्सेज के साथ अच्छे तरीके से वो अपने गोल को पूरा कर सके। यहाँ पर दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली का मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में हो। इफेक्टिव हम नॉर्मली कह सकते हैं कि जो रिजल्ट हमें चाहिए थे वो हमने गेन कर लिए, लेकिन वो काम एफिशिएंट था या नहीं था वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, वो अपने काम को 100 रुपीज़ में पूरा कर लेता है, आप भी सेम ही काम कर रहे हो लेकिन आपकी कॉस्ट 120 आ रही है और आपका भी काम अच्छे से 120 रुपये में पूरा हो रहा है, तो आपने काम को इफेक्टिवली तो पूरा कर लिया लेकिन आपने अपने टास्क को एफिशिएंटली मीट नहीं किया, क्योंकि दूसरा पर्सन तो उसी टास्क को 100 रुपीज़ में कंप्लीट कर रहा है और आपकी कॉस्ट आ रही है 120। तो मैनेजमेंट में हम दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली पूरे हो, मतलब बेस्ट वे में हम अपने काम को पूरा करें। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस। सिंपली क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, काम करने का तरीका है। गेटिंग द वर्क और टास्क डन that is required for achieving the goals of an organization in efficient and effective manner। वही सेम बात लिखी हुई है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम काम करते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम अपने काम में लगाकर कोशिश करते हैं कि हम अपने गोल्स को पूरा कर सकें और एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में पूरा कर सकें। प्रोसेस इम्प्लाइज functions of the management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling। मैनेजमेंट एक बिजनेस का फंक्शन है या प्रोसेस है और यहाँ पर मैनेजमेंट के फंक्शन दिए हुए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मीन्स मैनेजमेंट प्लानिंग से लेकर काम को एग्जीक्यूट करना और उसे कंट्रोल करना सभी मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। मैनेजमेंट के मोस्ट फेमस ऑथर है FW टेलर, जिन्होंने मैनेजमेंट सब्जेक्ट पहले पढ़ा है या इसके बारे में सुना है तो FW टेलर का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन दी थी, मैनेजमेंट इज द आर्ट। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट, और नॉर्मली मैनेजमेंट एक साइंस भी है। मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, सी डैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मतलब आपको ये अपना फाइनल करना है कि जो आपका काम है वो सबसे बेस्ट और अच्छे तरीके से हो। तो ये हमारा मैनेजमेंट का मीनिंग था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट
मैनेजमेंट। तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में जो हमारा मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर्स है वो है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। जो हम पीछे भी पढ़ ही रहे थे कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब एक सीरीज ऑफ स्टेप। मैनेजमेंट एक सिंपल काम नहीं है। मैनेजमेंट करने के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए हमें कई सारे काम करने पड़ते हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। नॉर्मली मैनेजमेंट के हम 5 फंक्शंस पढ़ते हैं या उन्हीं को हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मीन्स सबसे पहले हम प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है, उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद हम स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, मीन्स हायरिंग, रिक्रूटिंग। और उसके बाद हम डायरेक्टिंग करेंगे और उसके बाद हमारा जो भी हमारा काम है उस पर हम कंट्रोल बना के रखेंगे ताकि हम अपने गोल्स को मीट कर सकें। नेक्स्ट जो हमारी मैनेजमेंट की फीचर्स है वो है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का सिंपल मीनिंग है कि मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो बिजनेस में हमेशा चलता रहेगा। आपको ऐसा नहीं है कि एक बार प्लानिंग कर ली तो इन फ्यूचर कभी प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपका एक गोल पूरा हो जाएगा, एक टास्क पूरा हो जाएगा तो आपको दोबारा फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर नए प्रोजेक्ट के लिए आपको बार बार प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट के जो सभी फंक्शंस है वो कंटिन्यू बिजनेस में चलते रहते हैं। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट का फीचर्स है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक का मतलब कि मैनेजमेंट चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट के कुछ स्टैटिक प्रिंसिपल हैं बट वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को ऑप्ट करते हो। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट का प्रोसेस का पॉइंट है टू अचीव प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। मतलब मैनेजमेंट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पहले से ही डिसाइड ऑब्जेक्टिव है हम उनको पूरा कर सकें। नॉर्मली क्या होता है, हर कंपनी अपना कुछ ना कुछ गोल और ऑब्जेक्टिव लेके चलती है, ग्रोथ का, सेल्स का। और फिर जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं वो प्लानिंग करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। और कंपनी के सभी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट कंपनी में काम करते हैं, सभी को उन गोल्स के लिए पूरा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो नॉर्मली मैनेजमेंट जो काम करता है वो काम करता है टू अचीव प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। जो हमने ऑब्जेक्टिव पहले से डिसाइड किए हैं उनको पूरा करने के लिए मैनेजमेंट काम करता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट का फीचर्स लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एफर्ट। कि मैनेजमेंट एक क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट है। मैनेजमेंट नॉर्मली एक व्यक्ति नहीं कर सकता, सभी की हेल्प से मिलजुल कर काम होता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एफर्ट। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट का फीचर्स लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, जैसे डॉक्टर, वकील, इन सब का क्या है, एक पेशा है। तो मैनेजमेंट भी क्या है, वो एक पेशा है। ये एक पेशे के रूप में उभर कर सामने आया है। नॉर्मली आप देखते हो कि हम सभी मैनेजमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, अपने घर पर। हमारी मॉम भी जो हाउस वाइफ है वो भी मैनेज करके चलती है चीज़ों को। तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि इसको करने के लिए आपको कोई अलग से डिग्री लेने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, इसको इफेक्टिव वे में करने के लिए, अच्छे से करने के लिए आप कुछ डिग्री जरूर ले सकते हो। जैसे आपका MBA हो गया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ कोर्सेज हैं, कुछ पढ़ाई है जो आप मैनेजमेंट अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए करते हो। नेक्स्ट जो प्रोसेस का पॉइंट है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब है कि मैनेजमेंट एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक गोल होगा, एक कंपनी का टास्क होगा, उसी के लिए ही कंपनी का पूरा मैनेजमेंट काम करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। तो सिंपल है कि मैनेजमेंट हर जगह है, देश के हर कोने में है, पूरे विश्व में है, हर फर्म में है, चाहे वो बिजनेस फर्म हो, सर्विस फर्म हो या हाउस होल्ड हो, हर जगह पर ही मैनेजमेंट काम कर रहा है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। इसीलिए सभी कोर्सेज, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट कंपलसरी है, वो हर जगह पढ़ाया जाता है। क्योंकि मैनेजमेंट हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या फिर एक मैनेजर हो। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज एट ऑल लेवल्स। मैनेजमेंट बिजनेस के सभी लेवल पर काम करता है, एक फर्म के सभी लेवल पर काम करता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस मीन्स ये लोगों से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बीइंग है वो ही मैनेजमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट
एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, मैनेजमेंट इज सिचुएशनली। नॉर्मली मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल हैं जो मैनेजमेंट के कुछ थिंकर्स ने दिए हैं, चाहे वो एफ.डब्ल्यू. टेलर हो, हेनरी फ्योल हो या मैक्स वेबर हो, लेकिन फिर भी आपको उन प्रिंसिपल्स को ऑप्ट करना चाहिए अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है, इसीलिए मैनेजमेंट कहा जाता है कि मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है या डायनामिक है। लास्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है प्रोसेस का, वो लिखा हुआ है मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस। तो नॉर्मली हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें लिखा ही रहता है कि आर्ट एंड साइंस, उसी तरीके से मैनेजमेंट भी क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। बिकॉज मैनेजमेंट के कुछ स्टैटिक प्रिंसिपल्स भी हैं और ये आर्ट है बिकॉज इसमें क्रिएटिविटी है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। तो ये आपका फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट के मोस्ट फेमस 14 प्रिंसिपल्स हैं जो नॉर्मली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, डिस्क्राइब द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ गिवन बाय हेनरी फ्योल, या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है। तो इसमें जो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर हेनरी फ्योल के बारे में कुछ बताया गया है। मीन्स हेनरी फ्योल कौन थे, उनका कब जन्म हुआ और उनकी कब मृत्यु हुई, और इन्होंने बाकी मैनेजमेंट के किस किस फील्ड में काम किया। तो लिखा हुआ है हेनरी फ्योल 1841-1925। हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ था, 1841 एंड 1925 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वॉज ए फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। हेनरी फ्योल एक माइनिंग इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव थे, who develop a जर्नल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक जर्नल थ्योरी दी थी। हेनरी फ्योल का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में, और इनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम अपने बिजनेस में ग्रोथ पा सकते हैं। इस थ्योरी को नॉर्मली हम फ्योलिज्म के नाम से जानते हैं। हेनरी फ्योल वॉज ए मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरिटिशियन एंड फाउंडर ऑफ द 14 मैनेजमेंट principles and 5 functions of मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल के साथ साथ हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस और कुछ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में भी बात की थी। मैनेजमेंट के फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो वहाँ पर हेनरी फ्योल के फंक्शंस मैं आपको पढ़ाऊंगी। ही वॉज बोर्न 1841 इन इस्तांबुल तुर्की। इनका जन्म इस्तांबुल टर्की में हुआ था, और इन्होंने इनकी एक मोस्ट फेमस बुक है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि हेनरी फ्योल ने कौन सी बुक लिखी थी या उनकी जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। अगर आपका एग्जाम ऐसा है कि एमसीक्यू आते हैं नॉर्मली बीकॉम या बीबीए में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम इनके एक एक प्रिंसिपल 1 बाय 1 पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी फ्योल का जो पहला प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क नाम से समझ आ रहा है कि काम को बांट देना, डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कि आप नॉर्मली देखते हो कि हम अपने घर पे भी जब सब काम करते हैं तो सबके काम बटे हुए होते हैं। जैसे किसको मार्केट से सब्जी लेके आनी है, किसको खाना बनाना है, या किसको क्या काम करना है, सब ऑलरेडी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है। तो यही सेम चीज़ हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क। बिजनेस में भी सबके काम बांट देने चाहिए कि किसको क्या काम करना है। मींस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें डिसाइड कर देनी चाहिए, क्योंकि हेनरी फ्योल का ऐसा मानना था कि अगर हम काम को अलग अलग वर्कर्स में उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बांट देंगे, तो अगर वो एक लॉन्ग टर्म तक एक ही एक्टिविटी पे काम करेंगे तो उससे उनकी एक्सपर्टाइज बढ़ेगी और हमारा फर्म का आउटपुट भी बढ़ेगा। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हेनरी बिलीव दैट segregating work in workforce amongst the worker will enhance the quality of the प्रोडक्ट। वही बात लिखी हुई है कि लोगों के बीच काम को बांट देने से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इनहेंस होगी या हमारा आउटपुट बढ़ेगा। सिमिलरली he also conclude that the division of work improve the productivity, efficiency, accuracy and speed of the worker। नॉर्मली जब काम को बांट दिया जाएगा तो लॉन्ग टर्म तक जब एक वर्कर एक कोई काम को करेगा तो उसके काम करने की स्पीड भी बढ़ेगी, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। द प्रिंसिपल इज अप्रोप्रिएट फॉर बोथ द मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल वर्क लेवल। ये प्रिंसिपल दोनों ही लेवल के लिए, चाहे वो मैनेजरियल लेवल हो या टेक्निकल लेवल हो, दोनों के लिए ही बेस्ट है। नॉर्मली यहाँ पर एक फैक्टर को इग्नोर कर दिया गया है, वो है बोर्डम।
और आज के टाइम में जब आप देखते हो कि जब हम लॉन्ग टर्म तक एक ही एक्टिविटी करते रहते हैं, मीन्स आपको सुबह 9 बजे उठना है, ऑफिस जाना है और वहाँ पर रोज वही सेम काम करना है, तो कई बार आप एक मेंटल स्ट्रेस फील करते हो, एक बोर्डम फील करते हो, बिकॉज आपको कुछ नया ट्राई करने को नहीं मिल रहा। तो ये प्रिंसिपल काफ़ी अच्छा है डिवीजन ऑफ वर्क, और नॉर्मली हमें ऑर्गेनाइजेशन में देखने को भी मिलता है कि सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन कभी कभी इसी बोर्डम को हटाने के लिए, एम्प्लॉयज़ को अच्छा महसूस कराने के लिए रोटेशन ऑफ जॉब भी किया जाता है, आपको एक जॉब से दूसरी जॉब पर भी भेजा जाता है, ताकि आप कुछ नया सीखो, नया डिस्कवर करो, एक्सप्लोर करो, और जरूरत पड़ने पर आप कोई दूसरा काम भी कर सको। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल था हेनरी फ्योल का, वो था डिवीजन ऑफ वर्क, और नॉर्मली सभी ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रिंसिपल देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब नॉर्मली हमें पता है अधिकार, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, दायित्व। तो ये दोनों वर्ड साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो आपको उस काम को करने का अधिकार भी दिया जाता है। दीज आर द टू की एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के दो की एस्पेक्ट हैं। अथॉरिटी फैसिलिटेट द मैनेजमेंट टू वर्क एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन अंडर द गाइडेंस ऑफ लीडरशिप। नॉर्मली जब तक आपके पास किसी काम को करने की अथॉरिटी नहीं होगी, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाओगे। तो अथॉरिटी वो आपका अधिकार देती है जिससे आप काम कर सको। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी है, जिससे आप अपनी जिम्मेदारी समझ के अपना काम करो, और अपने लीडरशिप के गाइडेंस में या अपने मैनेजर के गाइडेंस में अपना काम पूरा करो। तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, वो है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कॉमन वर्ड है जिसे आप सभी जानते ही हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन। मतलब आप रूल्स रेगुलेशन के अंडर रहकर एक डिसिप्लिन वे में अपने काम को पूरा करो। और लिखा हुआ है विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश, कि डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि आपने अच्छे लोग अपॉइंट कर लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी डिसाइड कर ली, और आपने डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया, बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश। इट इज़ कोर वैल्यू फॉर एनी प्रोजेक्ट और मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस के लिए डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी होता है। और इसीलिए जब आप कभी कहीं किसी कॉलेज में जाते हो, या कहीं हॉस्पिटल में जाते हो, या कहीं पे आप किसी फैक्ट्री में जाते हो, कंपनी में जाते हो, तो वहाँ पे आप एक लंबी लिस्ट देखते हो कि आपको क्या क्या करना है। जैसे आपको इस प्रीमिसेस के अंदर स्मोकिंग नहीं करनी है, या आपको नॉइज़ नहीं करनी है, तो वो चीज़ें वहाँ पर लिखी रहती है। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो तो आपको वहाँ पर आवाज़ नहीं करनी है। तो ये सब क्या है, डिसिप्लिन है, ताकि वहाँ पर अच्छे से काम किया जा सके। गुड परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस तभी आएगी जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करके चलोगे। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, वो है यूनिटी ऑफ कमांड, या इसको हम वन हैंड वन बॉस के नाम से भी जानते हैं। मैंने यहाँ पर इसका दूसरा नाम भी लिखा है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चे देते हैं उनके अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि अदर नेम ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, तो वो है वन हैंड वन बॉस। इसके नाम से समझ आता है कि एक व्यक्ति के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, और यूनिटी ऑफ कमांड भी वही चीज़ बता रही है कि एक व्यक्ति को कमांड देने के लिए एक ही पर्सन होना चाहिए। This means an employee should have only one boss and follow his command। एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए और उसे उसी की ही कमांड फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर एक व्यक्ति को मैं भी ऑर्डर दूंगी, सामने वाला भी ऑर्डर देगा, और उसको कहीं और से भी कुछ ऑर्डर मिल रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो एक भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। इफ एन एम्प्लॉय हैज फॉलो मोर देन वन बॉस दे बिगिन से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्रिएट कन्फ्यूजन। तो उसको क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसको भी एक दूसरे नाम से जाना जाता है वन हेड वन प्लान। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि सभी को एक ही डायरेक्शन में काम करना है, और दूसरा नाम है वन हेड
वन प्लान, एक मस्तिष्क एक विचार, मीन सबको एक ही आइडिया फॉलो करना है, जो हमारा इंटरेस्ट है उसके बीच कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, सबको एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में काम करना है। जो फर्म का गोल है सबको अपनी एक्टिविटी को ऐसा रखना है कि सभी को उसी को पूरा करने के लिए काम करें। Whoever is engaged in the same activity should have a unified goals. This means all the people working in a company should have one goal. सबके पास एक ही गोल होना चाहिए और इसी को पूरा करने के लिए सबको काम करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेशन के बारे में लिखा हुआ है, दिस इंडिकेट्स अ कंपनी शुड वर्क यूनाइटेडली टूवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी रेदर देन पर्सनल इंटरेस्ट। मीन्स आपको जो एम्प्लॉयज है उनके पर्सनल इंटरेस्ट को मैच करना है कंपनी के इंटरेस्ट के साथ। अगर सभी इंडिविजुअल के अलग अलग इंटरेस्ट होंगे तो कभी भी कंपनी का मेन गोल पूरा नहीं हो पाएगा। नॉर्मली जैसे एक एम्प्लॉयज का अपना इंटरेस्ट होता है, वो अपनी ग्रोथ चाहता है, कंपनी का इंटरेस्ट अगर कुछ और है तो कभी भी गोल्स को इफेक्टिवली पूरा नहीं किया जा सकेगा। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है कि हमें अपने काम को इस तरीके से करना है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट और इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट दोनों एक दूसरे के साथ मैच करे और कंपनी की गोल्स को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का वो है रिम्यूनरेशन। मीन्स इसको हम फाइनेंशियली कह सकते हैं कि वो है सैलरी या आपका जो काम के बदले में आपको पैसा मिलता है उसे इसके अंदर कवर किया जाता है। दिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, दिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द वर्कर ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी के वर्कर को मोटिवेट करने के लिए रिम्यूनरेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंपल सी बात है, हम सभी काम करते हैं किस लिए? पैसे के लिए, ठीक है। अगर हम पैसे के लिए काम करते हैं तो हमें मोटिवेट भी किससे होते हैं? हम अपनी इनकम से ही मोटिवेट होते हैं। ये मोटिवेशन का लेवल सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए इनकम ज़्यादा मायने रखती है, किसी के लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा मायने रखती है और किसी के लिए ग्रोथ ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन नॉर्मली इनकम एक ऐसा फैक्टर है जो सभी के लिए ज़रूरी है। तो रिम्यूनरेशन दोनों टाइप का हो सकता है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। पैसे में भी हो सकता है, जैसे नॉन मॉनेटरी मतलब जैसे आपको घूमने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल गए, हाउस रेंट अलाउंसेस मिल गए, तो वो कैसे रिम्यूनरेशन के अंदर आ जाते हैं? नॉन मॉनेटरी। आइडली इट शुड बी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एफर्ट्स दे हैव पुट फोर्थ। जो रिम्यूनरेशन है वो इंडिविजुअल एफर्ट्स के अकॉर्डिंग होता है जिसे जो वो अपना काम करने में लगाते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन को हिंदी में केंद्रीयकरण कहा जाता है। केंद्रीयकरण का मतलब किसी भी चीज का सेंटर। और नॉर्मली हर बिजनेस में एक हमारे मैनेजमेंट रहता है या हमारे ओनर्स रहते हैं जो सभी डिसीजन लेते हैं, जिनके पास सारी पावर सेंटर रहती है। इन अ कंपनी द मैनेजमेंट और एनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी न्यूट्रल। वो एक जैसी होनी चाहिए। However, this depend on the size of the organization। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना सेंट्रलाइजेशन होगा या डिसेंट्रलाइजेशन होगा वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो नॉर्मली जो हमारे मैनेजर हैं या हमारे ओनर हैं वो सारा काम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए सारी पावर उनके हाथ में रहेगी, तो कह सकते हैं कि बिजनेस में सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है। लेकिन हमारा बिजनेस काफ़ी बड़ा है, उसके अलग अलग ब्रांच हैं, तो एक मैनेजर के लिए या एक ओनर के लिए सब कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो पावर को क्या करना पड़ेगा? डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। अलग अलग लोगों को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। हेनरी फ्योल स्ट्रेस द पॉइंट द देयर शुड बी ए बैलेंस हायरार्की और डिवीजन ऑफ पावर। नॉर्मली एक बैलेंस वे में बिजनेस में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन इसके नाम से समझ आता है कि एक चेन होती है और जिस चेन को एम्प्लॉइज फॉलो करते हैं। फ्योल ऑन दिस प्रिंसिपल हाईलाइट द हायरार्की। एक वर्ड बार बार आ रहा है हायरार्की। तो नॉर्मली हायरार्की क्या होता है? हायरार्की एक सीरीज ऑफ
स्टेप्स होता है या मान लो एक सीरीज ऑफ पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बना दी जाती है। जैसे आप देखते हो लोअर मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, या फिर जो आपके वर्कर हैं उसके बाद सुपरवाइजर, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद डायरेक्टर। ठीक है, तो नॉर्मली एक हायरार्की हर बिजनेस में काम करती है। हायरार्की के बारे में लिखा हुआ है स्टेप्स शुड बी फॉर्म इन द टॉप टू द लोवेस्ट, ये टॉप से लेकर लोवेस्ट तक बना दी जाती है। दिस इज नेसेसरी सो दैट एवरी एम्प्लॉय नो देयर इमीडिएट सीनियर, ये क्यों बनाई जाती है? ताकि सबको पता हो कि हमसे ऊपर कौन है या हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें किसके साथ कम्युनिकेट करना है, वो सभी एम्प्लॉयज़ के माइंड में, अपनी पोजीशन सभी के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। और नॉर्मली बिजनेस में जो कम्युनिकेशन भी होता है वो इस स्केलर चेन के थ्रू ही होता है। मीन्स अगर कोई लोअर क्लास वर्कर है और उसे बात करनी है तो डायरेक्ट जाके डायरेक्टर से बात नहीं करेगा, वो अपने इमीडिएट सुपरवाइजर से बात करेगा या मैनेजर से बात करेगा। लेकिन हेनरी फ्योल ने अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप इस स्केलर चेन को फॉलो नहीं कर सकते तो उसके लिए भी एक गैंग प्लैंक के नाम से कंसेप्ट दिया था, वो भी आगे हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है ऑर्डर। A company should maintain a well-defined work order to have favorable work culture। जो बिजनेस है उसमें एक वेल डिफाइंड ऑर्डर होना चाहिए कि कब क्या करना है, किस काम के बाद क्या काम करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी को हिंदी में हम समता बोलते हैं और नॉर्मली इसमें एक समानता कह सकते हैं कि जो बिजनेस है उसमें इक्विटी होनी चाहिए, एम्प्लॉयज को एक जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए। एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली। अगर आप दो वर्कर हैं सेम लेवल पे काम करते हैं तो उनको सेम उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, दोनों की सैलरी वर्क स्टेटस सेम ही होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब हम नॉर्मली जानते हैं स्थिरता। एंड एम्प्लॉयज डिलीवर द बेस्ट इफ फील सिक्योर इन देयर जॉब। अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, उनको सिक्योर करना पड़ेगा कि उनकी जॉब यहाँ पर फिक्स है। अगर उनको ऐसा महसूस होगा तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। अगर आपके माइंड में एक चीज़ रहेगी आपको यहाँ पे कितना काम करना है, साल 6 महीने, आप आज हो कल नहीं हो, कुछ पता नहीं है, तो उन चीज़ों की वजह से आपका एम्प्लॉय अपना बेस्ट आउटपुट अपनी बेस्ट कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए किसी भी जॉब में स्टेबिलिटी का होना जरूरी है। जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है इनिशिएटिव। ये प्रिंसिपल नंबर 13 है और उसके बाद सिर्फ एक प्रिंसिपल और रहता है। इनिशिएटिव को हिंदी में बोलते हैं पहल। मतलब आपके पास ऐसे एम्प्लॉयज होनी चाहिए, आप उनको मोटिवेट करो, सिक्योर फील कराओ ताकि वो अपने आइडियाज़ को आगे लेकर आ सके। द मैनेजमेंट शुड सपोर्ट एंड इनकरेज द एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव। मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए ताकि वो पहल करें, नए आइडियाज़ लेके आए, किसी भी नए काम को करने में झिझक महसूस ना करे। इट विल हेल्प देम द टू इंक्रीज मोटिवेशन एंड मोरल। जो प्रिंसिपल नंबर 14 है वो स्प्रेड द क्रॉप्स। मीन्स इसका नॉर्मली मतलब होता है टीम वर्क में काम करना। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज टू बी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर रेगुलरली। जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करें और उनके अंदर टीम वर्क की फीलिंग या भावना रहे ताकि वो मिलजुल कर अच्छे से काम कर सकें। नॉर्मली हम मैनेजमेंट में एक टॉपिक की बात करते हैं सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है कि 2 + 2 5। नॉर्मली 1 + 1 2 होते हैं या 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन जब 2 लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो वो 3 लोगों के बराबर काम कर लेते हैं। तो इसलिए टीम वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उनके बीच ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जो अभी मैंने गैंग प्लैंक के बारे में बात की थी कि अगर आप स्केलर चैन का एक प्रिंसिपल होता है उसको फॉलो, अगर कोई इमरजेंसी है आप उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो उसके लिए आप गैंग प्लैंक को भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे गैंग प्लैंक के बारे में लिखा हुआ है गैंग प्लैंक refers to an arrangement in which two managers working at same level can communication with each other directly and
क्विकली। मीन्स अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको किसी से डायरेक्टली बात करनी है तो आप कर सकते हो। जैसे डी का जो इमीडिएट सुपीरियर है वो है सी, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो डी डायरेक्ट ई से भी बात कर सकता है, या जी डायरेक्ट बी से भी बात कर सकता है, या फिर डी डायरेक्ट जी से बात कर सकता है, या ए से भी बात कर सकता है। इमरजेंसी सिचुएशन में आप स्केलर चेन के प्रिंसिपल को फॉलो ना करो तो चलता है। इन कंक्लूजन लिखा हुआ है कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द पिलर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ के लिए इन 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। दे आर इंटीग्रल फॉर प्रिडिक्शन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में समन्वय बोलते हैं और इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है कि मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन हो, कोई भी स्टेप हो, कोई भी पार्ट हो, वो तभी किया जा सकता है अगर कोऑर्डिनेशन होगा। तो सिंपली 14 प्रिंसिपल को फॉलो करके किसी भी बिजनेस में अच्छी ग्रोथ की जा सकती है। और आप लोगों के लिए तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक कवर होता है। थैंक यू।